नमस्कार। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इसे न जानता हो। एक महान विजेता के रूप में विश्व इसे हमेशा याद रखता है। ग्रीक का रहने वाला यानी ग्रीस, एक महान विजेता जिसने बहुत बड़े एम्पायर, एक साम्राज्य को खड़ा किया। माना जाता है इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 223 ईसा पूर्व। कुल मिलाकर के बहुत छोटे समय काल तक यह जीवित रहा। एक नौजवान अवस्था में इसकी मृत्यु हुई, लेकिन एक महान विजेता के रूप में इसने अपने नाम को अंकित किया। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी रहा जहां पर घेराबंदी के बावजूद भी सिकंदर को सफलता नहीं मिली। यदि मैं कहूं कि सिकंदर की एकमात्र विफलताओं में से यह एक विफलता है तो कोई शक नहीं। शायद सिकंदर ने किसी युद्ध को हारा नहीं। यह हो सकता है कि जब राजा पोरस के साथ, आपको पता होगा, भारतीय रियासत, भारतीय टेरिटोरी का एक राजा पोरस, जिसके साथ में वितीस्ता का युद्ध यानी हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। उस युद्ध में निसंदेह सिकंदर जीता, लेकिन युद्ध के बाद उसकी सेनाओं ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पोरस, जो कि भारत का राजा नहीं था उतना बड़ा, क्योंकि भारत में उस समय धनानंद बैठा हुआ था, मगध का शासक। उसकी सेनाओं को लगा और सिकंदर को स्वयं भी लगा कि जब पोरस को हराने में नाको दम लग गया तो वहां तो भारत के अन्य क्षेत्र पर बैठा हुआ मगध का शासक धनानंद है, वह तो बहुत शक्तिशाली है। सिकंदर की सेनाओं ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सेनाएं थक भी चुकी थी। यदि इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो आज जिसकी कहानी मैं बता रहा हूं वह निसंदेह सिकंदर के महान पर एक अपवाद ही है, एक कलंक ही है। सिकंदर का यह साम्राज्य, जो इतना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया, जिसमें मेडिसोनिया, आपको पता होना चाहिए सिकंदर मेडिसोनिया का ही रहने वाला था, वहां से लेकर के इतने बड़े साम्राज्य को उसने स्थापित किया, जिसमें काबुल वगैरह और भारत का वह थोड़ा सा क्षेत्र जिसमें पोरस का साम्राज्य था वह भी शामिल था। वहां से लेकर के आप देख सकते हैं यहां तक, इसमें यह टर्की का भी क्षेत्र शामिल है। लेकिन टर्की का पूरा क्षेत्र शामिल होने के बावजूद टर्की का एक शहर है जिसको वह जीत नहीं पाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको अलेक्जेंडर ने आगे चल करके उसको नाम कहा ईगल नेस्ट यानी बाज का घोंसला। 333 ईसा पूर्व में सिकंदर ने टर्की का एक शहर है आज के तारीख में एनातालिया के पास ही में एक शहर था, छोटा सा एक शहर, पहाड़ों के एकदम ऊपर पर बसा हुआ वह शहर, जिसका नाम था टेर्मेसोस को वह जीत नहीं पाया। लगातार कई दिनों की घेराबंदी के बावजूद भी वह इस क्षेत्र को जीत नहीं पाया। यह है वह क्षेत्र टेर्मेसोस। यह टेर्मेसस जो है आज के तारीख में, यदि मैं आपसे कहूं तो यह बेसिकली जो, मैं आपको दिखाता हूं एक पिक्चर, यह जो टेर्मेसस, ये पूरा आज जो शहर है यह आज खंडर बन चुका है। यह बेसिकली एक नेशनल पार्क का हिस्सा है, उसी के बीच में यह शहर अभी आपको दिखेगा। यह माउंट गुल्लुक और टेर्मेसस नेशनल पार्क का हिस्सा है। पूरा नाम जो है माउंट गुल्लुक और टेर्मेसस पार्क नेशनल पार्क, उसी का आज ये हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन एक जमाना पहले, लगभग 2000 सालों से भी पूर्व, यह एक बहुत प्रतिष्ठित शहर था टर्की का। टर्की के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह एजियन तट के समीप यह शहर माना जाता है कि एक बहुत प्रमुख शहर था, कम से कम व्यापारिक मार्ग के लिहाज से। माना जाता है कि भूमध्य सागर से जितनी भी सामग्री होती थी वो यहीं तक पहुंचती थी टेर्मेसस पर, और यहीं से आगे वितरित होती थी हर जगह, टर्की और अन्य क्षेत्रों में। सिकंदर के लिए बहुत ही जरूरी, क्योंकि यह व्यापारिक मार्ग के क्षेत्र में यह शहर पड़ता था टेर्मेसस। लेकिन सिकंदर जीत नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 333 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस पर आक्रमण किया।
जब सिकंदर हार जाता है, यानी कि एक तरह से उसको कैप्चर नहीं कर पाता है, उस शहर को, पूरे टर्की को हासिल करने के बावजूद भी, तो उसने चील का घोंसला इसको कहा। माना जाता है कि यहां शहर के ज्यादातर लोग या तो व्यापारी थे या सोल्जर्स थे। बाकायदा यदि आप देखेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे आपको खंडहर में मिलेंगे पुरातत्व अवशेष, जिससे पता चलता है कि वहां पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बाकायदा एक बहुत ही ताकतवर व्यायाम स्थल, एक्सरसाइज कैंप था। वहीं पर लोग खाते भी थे, खाना भी वहीं पर बनता था, और वहीं पर स्नान वगैरह की सारी व्यवस्थाएं थी। इतने बड़े ऊपर, मतलब आप सोच सकते हैं एक पहाड़ी पर बसा हुआ यह शहर, माउंट लुक पहाड़ी, माउंट गुल्लुक पहाड़ी के समीप यह शहर, इतनी ऊंचाई पर पानी का प्रबंध कर पाना, यह अपने आप में उस समय के इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत बड़ी बात। इस शहर को जब आप देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उस समय के जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोम का वह एरोना जहां पर ग्लैडिएटर फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, जहां पर वह खेल रचा जाता था या होता था, उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जबकि यह रोमन सभ्यता से बिल्कुल अलग था। रोमन इंजीनियरिंग का इसमें कोई योगदान नहीं था। इसके बावजूद भी यह शहर बहुत खूबसूरत है। इसके पुरातत्व को देख करके पता चलता है कि यह कितना शक्तिशाली शहर रहा होगा उन दिन। चारों बगल से यह किलेबंद शहर। यहाँ पर बहुत रोचक बातें, किले तक जाने के लिए, शहर तक जाने के लिए जो रोड हुआ करती थी, आप उस रोड को देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे इस बात को, जब वहां तक जाने के लिए आप रोड के बारे में बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रोड के आसपास में कोई किला वगैरह नहीं बना हुआ था, कोई दुर्ग नहीं बना हुआ था, बल्कि रोड के किनारों में बहुत सारे कब्रें आपको मिलेंगी। ये एक अपने आप में उस सभ्यता के लिए बहुत ही यूनिक, यानी कब्रों का सम्मान, पुनर्जन्म में आस्था, इस बात को बताता है। कब्रों पर जो चलचित्र, आपको जो चित्र देखने को मिलेगा, उसमें तलवारें, सोल्जर्स और अन्य भालों के साथ सैनिक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन तलवारें या भाले या ढाल, इसके शेप और साइज में बहुत अंतर है। इससे पता चलता है कि समाज में स्तरीकरण था, यानी ऊंच नीच का भेद था। कोई बड़े सोल्जर्स थे या बड़ा नागरिक कहलाने के लायक योग्य व्यक्ति था, या उससे कुछ संबंध कलाकृति को देख करके ही लगता है। यहां पर आप आज इस बात को भी जाने, वो यह है कि यह शहर आज के तारीख में महज कुछ गिने चुने लोगों का रहने लायक स्थल बनकर रह चुका है। वहां तक शायद ही कोई पर्यटक पहुंच पाते, लेकिन एक जमाना पहले यह आबाद शहर था। और टर्मोसस के लोग जो थे, माना जाता है ये जो लोग थे, इनको सोलिमस के रूप में जाना गया, इनको सोलिमस कहा गया। और जो लुवियन के वंशज थे, जो कि प्राचीन एक टर्की की सभ्यता थी, इस बात को आप जाने कि जो लुवियन वंशज हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टर्की की प्राचीन सभ्यता। उसी से संबंधित ये सब लोग थे जिन्हें सोलिमस कहा गया। ये निर्माण कार्य में ये लोग बहुत ही प्रखंड थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 333 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सिकंदर जीत नहीं पाया। भूमध्य सागर में एजियन तट से समीप होने के कारण, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिकंदर की चाहत शायद यह रही हो कि उसको जीते। लेकिन प्रश्न उठता है कि सिकंदर आखिर इस युद्ध को हार क्यों गया। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है ऊंचाई पर लड़ाई का अभ्यास न हो पाना। दूसरा सबसे बड़ी बात, चूंकि वह शहर व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, तो इसके पास अपने बहुत सारे रिसोर्सेस थे पहले से मौजूद। माना जाता है यहाँ पर गोदाम की भी अच्छी व्यवस्था थी, जैसा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा। पानी का भी इतना जबरदस्त प्रबंध था कि कई दिनों तक युद्ध के बावजूद भी वहां पानी की क्राइसिस नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, स्पार्टा की तरह यहाँ के लोग भी एक तरह से सोल्जर्स थे जो वीरतापूर्वक लड़ सकते थे। सिकंदर इन सब कारणों से कहा जा सकता है हार गया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
आज हम लोग इसी पर अंत करते हैं। भूमध्य सागर में स्थित यह छोटा सा शहर जो आज सुर्खियों में। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।